बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर फजल अब्बास। बेटे हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। आज बेटे इस चैप्टर का थ्योरी के पार्ट का सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो है टॉर्क। बेटे इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आज के टॉपिक का पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेआउट बनाऊंगा कि हम इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करेंगे। बेटे सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन करूंगा, उसके बाद मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगा और फिर हम देखेंगे कि टॉर्क किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। उन फैक्टर्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम इसका फार्मूला जो है टॉर्क का उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे, जो जनरल फार्मूला है जो कि हमने लास्ट टॉपिक में वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स में भी पढ़ा था, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, उसको डिराइव करेंगे। और उसके बाद बेटा एंड पे मैं इसकी यूनिट और हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है। तो बेटे सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज टॉर्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। क्या कहा मैंने? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बेटे देखें, जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो वो कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मतलब मेरे पास कोई बीड है, कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, उसको मैं यहाँ रख के यूं करता हूँ तो ये मैंने फोर्स लगाई है, ये जो मैंने पुश की है फिंगर को, ये फोर्स है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हुआ है कि बीड ने आगे की तरफ कौन सा मोशन आया है? लीनियर मोशन। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और बजाय लीनियर मोशन के उसमें अपनी जगह पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? टर्न प्रोड्यूस होता है, रोटेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रोटेशन प्रोड्यूस हुई है इसको हम कहते हैं टॉर्क। इट मीन्स दैट कि हम फोर्स लगाएं और उसका इफेक्ट जो है वो क्या हो? रोटेशन आए, तो उसको बेटे हम क्या कहते हैं? टॉर्क। तो मैं इसको क्या डिफाइन करूंगा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड टॉर्क। इसकी अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि डेली लाइफ में कभी ऐसे हुआ हो कि हम फोर्स लगाएं और रोटेशन प्रोड्यूस हुई हो। तो बिल्कुल ऐसा है। मसलन आप रूम से बाहर जाते हैं तो आप डोर को क्या करते हैं? उसके हैंडल को पकड़ते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं। आइदर यू पुश और यू पुल द डोर। बेटे ये पुश और पुल, इसी को हम कहते हैं फोर्स। तो बेटे आपने डोर पे पुश किया उसे या पुल किया, मीन्स आपने फोर्स लगाई है। और रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हुए कि डोर ओपन हुआ है या क्लोज हुआ है। चाहे डोर ओपन हो तब भी रोटेशन है, डोर क्लोज हो तब भी रोटेशन है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है टॉर्क की। क्या हुई? व्हेन वी ओपन और क्लोज अ डोर वी अप्लाई फोर्स विच रिजल्ट्स इनटू टॉर्क। इसी तरह आपकी गाड़ी का टायर है, उसको आपने खोलना है, जो उसका नट है उसको ओपन करना है, तो आप स्पैनर लेंगे, पाना लेंगे। तो बेटे आप उस स्पैनर को जब यूज़ करेंगे तो आप उसको पकड़ के खींचेंगे नहीं, बल्कि उसको फिक्स करके नट के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वजह से वो नट या ओपन होगा या क्या होगा? क्लोज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन वी ओपन और क्लोज अ नट विद द हेल्प ऑफ स्पैनर वी अप्लाई फोर्स विच रिजल्ट्स इनटू टॉर्क। ये बेटा इसकी दो एग्जांपल्स हो गई। मैं इसकी कोई और अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो बेटे अगर आप देखें, आप जब बाइसिकल को चलाते हो तो क्या करते हो? आप उसके पैडल्स को अपने फुट से पुश करते हैं, तो आप पैडल्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसके रिजल्ट क्या निकलता है? टायर में क्या प्रोड्यूस होती है? रोटेशन। ये जो रोटेशन है इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? क्योंकि ये फोर्स की इफेक्ट है, फोर्स की वजह से आई है, इसलिए अब हम इसको यहाँ पे कहेंगे टॉर्क। व्हेन वी पुश the pedals of a bicycle we apply force which results into torque। अब बेटा हम देखते हैं कि टॉर्क किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो बेटा टॉर्क दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बेटे आपने डोर ओपन करना है या क्लोज करना है, अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो कम टॉर्क होगा, अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क भी ज्यादा होगा। इट मीन्स दैट कि जो फर्स्ट फैक्टर है जिस पे टॉर्क डिपेंड करता है दैट इज फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कितनी आप फोर्स लगाते, हाउ मैनी न्यूटन यू अप्लाई ऑन द डोर। अच्छा, सेकंड जो बेटा फैक्टर है वो ये है कि आपने फोर्स डोर पे लगाई तो कहाँ लगाई? तो उसको बेटा हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंट आर्म। तो बेटा सेकंड जो फैक्टर है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म। अच्छा, मोमेंट आर्म क्या है? तो बेटे देखें, अगर आप डोर की एग्जांपल लें, आपको नजर आ रहा है, तो जो डोर के जॉइंट्स होते हैं वॉल के साथ, जो कब्जे लगे होते हैं, उसकी मिलाने वाली लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप देख सकते हैं, मैंने उसको मार्क भी किया। और जहाँ हैंडल लगा होता है, जहाँ से आप पकड़ के फोर्स लगाते हैं या डोर बंद करते हैं या उसको खोलते हैं,
उस हैंडल को अगर मैं कहूं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जहां से पकड़ के मैं डोर को पुल कर रहा हूं, वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मीन हैंडल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन जॉइंट्स ऑफ द डोर। इस डिस्टेंस को कहते हैं मोमेंट आर्म। अच्छा, अब टार्क इस पे कैसे डिपेंड करता है? आप इसी डोर को देखें, अगर मैं मोमेंट आर्म हैंडल से लेकर कहां तक रखूं? जॉइंट्स तक, उस लाइन तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, तो फर्स्ट केस में देखें तो मोमेंट आर्म ज्यादा है। अगर मैं पुश करूंगा तो डोर आसानी से खुलेगा। लेकिन इसी के साथ आप लोअर पार्ट पे अगर आप देखें तो मैंने हैंडल को शिफ्ट किया है वहां से थोड़ा सेंटर ऑफ द डोर, तो अब मोमेंट आर्म कम हो गया। अब अगर मैं यहां से पुश या पुल करूंगा तो मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है किस पे? लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म। जब लेंथ ज्यादा थी तो आसानी से मूव हुआ था, टॉर्क ज्यादा था। जब लेंथ कम की तो मुझे ज्यादा पुश करना पड़ा, यानी ज्यादा जोर लगाना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि अब कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने तो ज्यादा पुश करना पड़ेगा। तो ये बेटा आपके हो गए फैक्टर्स। अब हम बेटा इसका फार्मूला डिराइव करते हैं कि टॉर्क का फार्मूला क्या है। तो बेटा फार्मूला डिराइव करने से पहले मैं एक छोटी सी डायग्राम की तरफ आपको लेके जाऊंगा। बेटा देखें, मैं एक रिजिड बॉडी अज्यूम करता हूं, ओवल शेप की है, लाइक एग, आप देख सकते हैं। तो रिजिड बॉडी बेटा क्या होती है? जो हार्ड होती है, जिसके 2 पॉइंट्स पे आप फोर्स लगाएं, पुश करें तो उन 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस चेंज ना हो, उसको क्या कहते हैं? रिजिड। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मेरे फेस को देखें, मैं यहां से पुश करूं, ये देखें, तो अब यहां पे ये इसका डिस्टेंस पुश करने से कम हो गया। ये रिजिड नहीं है, ये सॉफ्ट है। तो मैंने एक रिजिड बॉडी ली है, लाइक डस्टर, लाइक मार्कर, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट ली है। तो बेटे अब आप देखें तो ये एक रिजिड बॉडी है, इस पे एक फोर्स F लग रही है। ये फोर्स किस पॉइंट पे लग रही है? P पॉइंट पे लग रही है। और पॉइंट P का जो अपना पोजीशन वेक्टर है पिवट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो कितना है? R। तो बेटे मैंने अब तक डायग्राम में क्या शो किया? कंसिडर अ फोर्स F acting on a rigid body at point P whose position vector is R with respect to O as shown in the figure। अगर बेटा इसको डिटेल करने से पहले मैं इस डायग्राम को प्रैक्टिकली यूं एक्सप्लेन करूंगा। बेटे अगर आप इस बुक को रिजिड बॉडी के तौर पे अज्यूम करें, ये रिजिड है, हार्ड हो, अगर ये वाकई हार्ड हो, रिजिड है, तो मैं इस पे वो पॉइंट चूज करूं सबसे पहले O, जिसके अराउंड ये रिजिड बॉडी है। ये कहां पे रोटेट करी? इस पॉइंट के अबाउट। इट मीन्स दैट कि ये जो पॉइंट है जिसके अराउंड ये रोटेट कर रही है, ये O है, जो कि डायग्राम, इसको पिवट भी कहते हैं। मैं अपना आर्म यहाँ रखूँ, इसको यूं रोटेट करूँ, तो ये जो आर्क है जो मेरी यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये क्या होगा? पिवट। मैं अपने थंब को यूं रोटेट करूँ तो थंब का ये जो जॉइंट है वो क्या होगा? पिवट। पिवट इज द पॉइंट अराउंड विच अ बॉडी कैन रोटेट। तो बेटा डायग्राम में O पॉइंट कौन है? पिवट है, जिसको मैंने ऑरिजिन O भी कहा है। और इस बुक में वो पिवट यहाँ पे है O, ये जिसके अराउंड बुक रोटेट। तो ये रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट O है, और ये फोर्स F है मेरा लेफ्ट हैंड। ये यहाँ से मैं इसको पिक करूँ, यहाँ से यूं, ये, तो ये मेरा हैंड फोर्स हुई, और फोर्स कहाँ पे लग रही है? P पॉइंट पे, लाइक दिस। और P पॉइंट का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितने? R। तो बेटे अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो बुक है ये कौन है? रिजिड बॉडी। O पॉइंट जो है वो कौन है? पिवट। P पॉइंट वो है जहां पे मैं फोर्स लगाऊंगा, और P पॉइंट का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट से डिस्टेंस है वो है मोमेंट आर्म, वो कितने है? R। R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, पिवट, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये बेटा मेरे इस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन हुई कि बुक मेरी कौन है? रिजिड बॉडी। ये जो पॉइंट है जिसके अराउंड ये मूव कर सकता है उसको क्या बोला है? पिवट या पॉइंट O। और ये यहाँ से फोर्स F लग रही है और इसको वो यूं या यूं क्या करा रही है? रोटेट कर रही है। तो बेटा इस फार्मूला को डिराइव करने से पहले जो फोर्स लग रही है, अगर मैं इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊं तो मुझे बड़ी अच्छी तरह क्लियर है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2 ही होते हैं, या F sin थीटा होगा या F cos थीटा होगा। F sin थीटा वो कंपोनेंट है जो थीटा के सामने है, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और जो F cos थीटा है वो है जो कि नीचे बेस है। आप ट्राइंगल को देख सकते हैं, थीटा के सामने कौन है? F sin थीटा, और जो बच गया है वो कौन है? F cos थीटा। अब बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए हैं F cos थीटा और F sin थीटा। हम 1 by 1 दोनों को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 F cos थीटा, इसका टार्क बेटे 0 है। रीजन क्या है? क्योंकि F cos थीटा और R दोनों आपस में पैरेलल, आप डायग्राम में देख सकते हैं। जिधर R है
उधर ही एफ कॉस थीटा है, दोनों की डायरेक्शन यूं है, दोनों पैरेलल है, टार्क जीरो होगा। ये आप यूं ही समझें कि ये रिजिड बॉडी है, ये देखें ये आपके पास पॉइंट ओ है, ये पी है, ये आर है, और इधर ही मैं फोर्स लगाऊं यूं, तो ये बुक रोटेट नहीं करेगी। हाँ अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लगाऊं लाइक दिस यूं, तो रोटेट करेगी, या मैं इसको यूं परपेंडिकुलर लगाऊं यूं, ये जो ऊपर या नीचे ये कौन है, एफ साइन थीटा, और ये जो इधर आर के पैरेलल है वो कौन है, एफ कॉस थीटा। इट मीन दैट कि एफ कॉस थीटा का टार्क क्या होगा, जीरो। एफ कॉस थीटा रिजिड बॉडी को रोटेट नहीं कराएगा। तो फिर अब जो रह गया वो कौन है, एफ साइन थीटा, इसका टार्क मैक्सिमम होगा। अच्छा ये कितना होगा, तो टार्क की डेफिनेशन क्या है, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि बेटे आप फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट, फोर्स के तो दो कंपोनेंट थे, एक था एफ कॉस थीटा, एक था एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा तो किसी काम का नहीं था, जो काम का कंपोनेंट है वो कौन है, एफ साइन थीटा। तो ये हो गया इफेक्टिव कंपोनेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म ओ और पी में डिस्टेंस जो है वो तो आर है, तो क्या बनेगा, टा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इनटू आर। अगर मैं इसको रीराइट करूं तो बनेगा टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। बट बेटा टार्क तो वेक्टर होगा, तो वेक्टर के लिए तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन। अगर मैं इसी इक्वेशन को रीराइट करूं इन वेक्टर फॉर्म, तो टा इज इक्वल टू क्या आएगा, टा वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन देता है किसकी, टार्क की। तो बेटा अगर ए बी साइन थीटा एन कैप लास्ट टॉपिक में ए क्रॉस बी था, तो आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप क्या होगा, आर क्रॉस एफ। तो बेटा फार्मूला क्या बना, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये बेटा हमारा टार्क का फार्मूला डिराइव हो गया। फिर से देखें, मैंने एक रिजिड बॉडी ली आर्बिट्रेरी शेप की, उस पे मैंने एक पॉइंट पी चूज किया, उस पे कितनी फोर्स लगाई एफ, और उस पॉइंट पी का पिवट से बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस था वो कितना था, आर। तो फिर बेटा मैंने फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाए, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा इफेक्टिव नहीं है, उसका टार्क जीरो होगा, हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे। हाँ एफ साइन थीटा बड़े काम का है, उसका जो टार्क आएगा वो आएगा आर एफ साइन थीटा। उसको रीअरेंज करें तो बनेगा आर क्रॉस एफ। ये बेटा लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है ए क्रॉस बी, तो आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप क्या होगा, आर क्रॉस है। तो ये बेटा इसका फार्मूला है। अब बेटा देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। जिस तरह के फार्मूला है टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर इज द मोमेंट आर्म, ये तो मोमेंट आर्म है, ये तो लेंथ है, ये मीटर है, और एफ जो है वो कौन है, फोर्स, जो कि कौन होता है, न्यूटन। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर। यूजुअली न्यूटन मीटर जऊल होता है, लेकिन टार्क के केस में न्यूटन मीटर को जऊल नहीं कहते, टार्क की यूनिट न्यूटन मीटर ही लिखते हैं, एन एम, कैपिटल एन फॉर न्यूटन, स्मॉल एम फॉर मीटर। फिर बेटा हमने देखना है कि ये क्वांटिटी कौन सी है, तो बेटा टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये लास्ट टॉपिक में डिस्कस हो चुका है, क्योंकि ये दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है, लिहाजा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ का जो आंसर है टार्क वो क्या होना चाहिए, वेक्टर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बेटा मेरा आज का टॉपिक था, होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर इसमें कोई इशू हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।